हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट बॉडीज की। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉडीज पार्ट 1 लिखा हुआ है, यानी इसके कुछ और पार्ट्स भी होंगे। तो टोटल हम इंपॉर्टेंट बॉडीज के 3 पार्ट कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट बॉडीज पार्ट 1, इंपॉर्टेंट बॉडीज पार्ट 2 एंड इंपॉर्टेंट बॉडीज पार्ट 3। ठीक है। हर पार्ट में हम ट्राई करेंगे कि हम 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर इंपॉर्टेंट बॉडीज को कवर करें जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम जो बॉडीज कवर करने जा रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। फिर हम देखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम राज्य सेवा लोक आयोग भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। और फिर हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन, जिसको हम वित्त आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने जा रहे हैं इस इंपॉर्टेंट बॉडीज पार्ट 1 में। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूं। The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Okay? अब हम बात करें असवीकरण की। हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें तथा हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की खास बात क्या होती है कि जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नेंस होगी आपकी, जो एक कंट्री को चला रही है, वो गवर्नमेंट हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, यानी जिसको लोगों ने चुना है। और लोग कैसे चुनते हैं? लोग वोट देके चुनते हैं। ठीक है। तो हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस में कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कॉन्क्वेस्ट करती हैं, वो उतरती हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज में से अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट को हम वोट देते हैं और जिसको भी ज्यादातर वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है। ठीक है। तो अब हमने ये मैकेनिज्म तो समझ लिया कि एक छोटा सा मैकेनिज्म है, एक इलेक्शन होगा, इलेक्शन में पार्टीज आएंगी, पार्टीज में कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट्स को आम जनता वोट देगी और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जिस पार्टी से होगा उस पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी और वो कैंडिडेट जीत जाएगा। ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को देखने वाला कौन है? इस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है? और इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? तो जब भी हम ये सोचते हैं तब हमारे सामने एक नाम निकल के आता है जिसको हम कहते हैं ईसीआई या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये वो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो कि इलेक्शंस करवाती है, जो कि देखती है कि जो इलेक्शंस हैं वो फेयर एंड फ्री तरीके से हो और साथ के साथ जो भी इलेक्शन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स हैं या फिर छोटे मोटे तनाव हैं या झगड़े होते हैं उनको रिजोल्यूशन का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। तो यानी मैं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडीज में से एक है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड है और गवर्नमेंट को इलेक्टेड है या नहीं ये एंश्योर करने के लिए वोटिंग देखनी पड़ती है और वोटिंग को मॉनिटर करना, प्रोसेस को मॉनिटर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो कि रियल टर्म्स में, सही मायने में
डेमोक्रेसी को बनाए हुई है, बचा रही है, वो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता क्या है। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में या पॉलिटी के स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो तीन टाइप की बॉडीज आपकी होती हैं, लीगल बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, फर्क क्या होता है इन बॉडीज का? जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी वो बॉडीज होती हैं जिनके बारे में आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी उनकी पावर्स, उनका फंक्शन, उनका पूरा मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के द्वारा डिफाइंड होता है। तो वो होती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, या फिर सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हैं कि जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। सेकंड आती है आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडीज आपकी वो बॉडीज होती हैं जिनको उनके रिस्पेक्टिव एक्ट को पास करके स्टैब्लिश किया हो। जैसे कि हम उठा सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपकी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। हालांकि जो आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये वर्क करती है किसके ऊपर? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1992 के ऊपर। ठीक है, सेकंड आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी थी। थर्ड जो आपकी होती है वो होती है आपकी लीगल बॉडी। तो जो आपकी लीगल बॉडी होती है वो बॉडी होती है जो किसी भी पर्टिकुलर लीगल एक्ट के तहत स्टैब्लिश की गई। जैसे मान लीजिए इंडिया में हम किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो हर प्राइवेट कंपनी किसी ना किसी एक्ट के अंदर स्टैब्लिश होगी। जैसे मान लीजिए कंपनीज एक्ट 1952 या फिर कंपनीज एक्ट 2013। इन दो एक्ट के अंदर ही आपकी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है। तो यहाँ पे जो एक्ट है वो एक लीगल मैंडेट है और उसके अंडर या उसके अंतर्गत स्टैब्लिश की गई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी तीन टाइप की बॉडी होती है। तो इलेक्शन कमीशन आपकी कौन सी टाइप की बॉडी होगी? इलेक्शन कमीशन होगी आपकी ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है कि इसके बारे में जो भी आर्टिकल्स है, जो भी पावर है, जो भी चीजें हैं, वो सब किस में डिफाइंड है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड। ऑटोनोमस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ऑटोनोमस का मतलब हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, यानी गवर्नमेंट के किसी भी मैकेनिज्म के अंडर ये नहीं आता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है। और ये बहुत जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी, आप कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अगर इलेक्शन कमीशन किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा तो क्या होगा कि उसके डिसीजंस और उसको इन्फ्लुएंस करना आसान होगा गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसकी वजह से वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है इंडियन डेमोक्रेसी का, उसको मैंडेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहली बात ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ओवरसीइंग द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द यूनियन एंड स्टेट लेवल्स इन इंडिया। यानी यूनियन की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, उनको ये देखता है, साथ के साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को भी ये देखता है। वहीं अगर हम बात करें स्टेट लेवल्स की, तो स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके प्रिंसिपल्स को या फिर उनके इलेक्शंस को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ही देखता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और 25 जनवरी को ही हम नेशनल वोटर्स डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका जो सेक्रेटरीट है ये लोकेटेड है कहां पे? न्यू दिल्ली में, जो कि इंडिया की कैपिटल भी है। जो कमीशन है वो मैनेज करता है इलेक्शंस किसके लिए? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हालांकि ये हैंडल नहीं करता इलेक्शंस किसके? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के। क्यों? क्योंकि देखिए जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हैं वो आपके स्टेट इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही प्रोवाइडेड है, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है ओवरसी करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस को फॉर यूनियन स्टेट लेवल्स इन इंडिया। ठीक है, और स्टैब्लिश हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑन 25 जनवरी 1950, और उसी को हम नेशनल वोटर्स डे के दिन भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो आपका पार्ट 15 है, जिसमें आपके आर्टिकल्स हैं 324 से 329, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो कि एड्रेस करते हैं इलेक्शंस को और कमीशन को। मैंने आपको क्या बोला था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो एक चीज हमारे सामने बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, वो ये कि इसकी जो भी पावर्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे वो आर्टिकल्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करेगा। सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 पावर देता है सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की, कंट्रोल की, इलेक्शंस के। किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 325 एंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन डिसक्वालिफाइड नहीं होगा इंक्लूजन से या फिर इंक्लूड करने से इलेक्टोरल रोल प्रोसेस में, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे और सेक्स के बेस पे। साथ के साथ एक और बेस होता है, वो है जेंडर। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 326 कहता है कि जो इलेक्शंस हैं हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो बेस्ड होंगे ऑन अडल्ट सफरेज। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन और जेंडर। ठीक है, हालांकि जब शुरुआत में इंडिया में इलेक्शंस की शुरुआत हुई थी तब ये एज 18 नहीं थी बल्कि 21 थी। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत 21 को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 327 की। ये ग्रांट करता है पावर पार्लियामेंट को कि वो प्रोविजंस बना सकती है इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। वहीं पे 328 पावर देता है स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि वो बना सकती है प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। और आर्टिकल 329 पावर देता है कि जो इलेक्टोरल मैटर्स होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा, ना कि कोर्ट उसमें इंटरवेन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोर्ट जो है वो आमतौर पे इलेक्शंस के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस की पिटिशंस नहीं दी गई। अगर किसी भी इलेक्शन के रिगार्डिंग पिटिशन दी गई है तभी कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, वरना कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता इलेक्शन के मैटर्स में। वो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के हाथ में ही होते हैं। इलेक्शन कमीशन का अगर हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन जो आपका इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट था 1989 का, उसके तहत इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी एक से दो मेंबर्स कर दिए गए। ठीक है, जिसमें से एक होंगे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी दो होंगे आपके इलेक्शन कमिश्नर्स। वहीं पे हम बात करें आज की, तो देखिए आज ये 3 मेंबर्स को कंप्राइज करता है। सबसे पहला होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी सीईसी एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर सबको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। स्टेट लेवल पे हम बात करें तो स्टेट लेवल पे जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस। ठीक है, वहीं पे हम बात करें अपॉइंटमेंट की, जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को एज पर द सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट, अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज, टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। टेन्योर क्या है इनका? 6 इयर्स का फिक्स टेन्योर होता है, या फिर जब तक ये 65 इयर्स की एज अटेंड ना कर ले। ठीक है, इनमें से जो भी पहला आएगा उसके अकॉर्डिंग इनका टर्मिनेशन हो जाएगा। यानी मान लीजिए
अगर वो 65 ईयर्स ओल्ड हो जाए तो 6 साल से पहले ही उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर वो 65 ईयर्स की भी ना हो लेकिन उन्होंने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो भी उनको रिटायर कर दिया जाएगा। वहीं पे हम बात करें सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस की। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होती है। हालांकि 1991 एक्ट के तहत उनकी जो सैलरी थी वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के इक्वल थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा के कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्वल कर दिया गया। रिमूवल की हम बात करें तो देखिए वो कभी भी रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उनका जो टर्म है वो एक्सपायर होना चाहिए, वो उससे पहले भी रिजाइन दे सकते हैं। जो सीईसी है वो सिर्फ तभी रिमूव हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने वाला प्रोसेस फॉलो किया जाए, यानी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। वहीं पे याद रखिएगा जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में चलता है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को कभी भी रिमूव किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओनली, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भी प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं देता है, जैसे कि लीगल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशली मेंबर बनने के लिए इलेक्शन कमीशन के। वहीं पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता है टर्म ऑफ लेंथ फॉर द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन की कितनी स्ट्रेंथ होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट नहीं करता है इलेक्शन कमिश्नर्स को दोबारा अपॉइंट होने में गवर्नमेंट पोजीशंस पे। हालांकि ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब पार्लियामेंट खुद डिसाइड करता है। इलेक्शन कमीशन के बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तो आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, क्योंकि शुरुआत अगर हमें समझनी पड़ेगी तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही समझनी पड़ेगी, ठीक है। ब्रिटिशर्स जब थे तब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया, सबको पता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती पॉलिसी क्या थी कि वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रखना चाहते थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। यानी जो रेवेन्यू है वो तो उनके हाथ में रहे लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके हाथ में ना रहे, ठीक है। तो ड्यूल गवर्नमेंट का फॉर्मूला ये लोग लेके आए। ड्यूल गवर्नमेंट का फॉर्मूला क्या था कि जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है या फिर रेगुलर मेंटेनेंस है वो कोई भी लोकल रूलर ही देखेगा, ठीक है। यानी रेवेन्यू राइट्स जिनको दीवानी राइट्स कहते थे वो कंपनी के हाथ में थे, फौजदारी राइट्स जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स कहते थे वो लोकल रूलर्स के हाथ में थे, ठीक है। काफी टाइम तक उन्होंने कंटिन्यू रखा। रीजन क्या था कि वो चाहते थे कि पैसा उनके पास आए लेकिन जो फालतू की सरदर्दी थी इंडियन क्राउड को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो लोग उसमें अपना इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, ठीक। होता क्या है वक्त के साथ साथ जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ चीजें बढ़ने लगी तब उन्हें समझ में आया कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में नहीं है तो लोकल रूलर्स कभी भी उनके कलेक्शन को या फिर उनके रेवेन्यू कलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। यही वजह थी कि जब 1773 में आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, यानी कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब पहला रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं वो, तब उन्होंने एक पोजीशन क्रिएट की थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। जब वॉरेन हेस्टिंग्स की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले ड्यूल गवर्नमेंट खत्म कर दी। यानी जो पहला प्रिंसिपल था रेवेन्यू अपने हाथ में रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में नहीं रखेंगे, उसको खत्म करके दूसरा प्रोविजन लेके आए कि रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही अब उनके हाथ में रहेंगे, ठीक है। जब एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने हाथ में रखना स्टार्ट किया तब क्या होता है कि शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स थे वही एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते थे, लेकिन होता क्या था कि वो इंडियन पब्लिक से फैमिलियर नहीं थे, इंडियन पब्लिक के बारे में जानते नहीं थे, चीजें समझते नहीं थे। इसी वजह से उनको इंडियन पब्लिक को एडमिनिस्टर करने में, संभालने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी।
इस चीज को ओवरकम करना बहुत जरूरी था। और वॉरेन हेस्टिंग के बाद इस चीज को ओवरकम किया किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जब कॉर्नवालिस की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक चीज रियलाइज की कि इंडिया में हमें सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है। किनकी जरूरत है? सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है। और सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा प्रोविजन था ही नहीं। सिविल सर्वेंट्स का जो भी था वो लोकल रूलर्स के अंडर था, कोई प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस था नहीं। तो कैसे करें? तो उन्होंने एक सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? सिविल सर्विस की। इसीलिए द फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इन्होंने दो नई पोजीशन इंट्रोड्यूस की, कोवेनेटेड और अनकोवेनेटेड। ठीक है, ठीक है। इन दो सर्विस की शुरुआत की इन्होंने। और कोवेनेटेड क्या थी? कोवेनेटेड वो सिविल सर्विसेज थी जो हायर पोस्ट के लिए थी, और अनकोवेनेटेड वो सिविल सर्विसेज थी जो लोअर पोस्ट के लिए थी। तो जो हायर पोस्ट की थी वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व थी, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। वहीं पे जो लोअर पोस्ट की थी उस पे इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, वहां से इन्होंने शुरुआत की। फिर वक्त के साथ साथ चीजें और बदलती रही, चेंजेस करते रहे ये लोग। ठीक है, और फिर जाके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इन्होंने यूनियन कमीशन या फिर कहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया। ठीक है, हालांकि उस टाइम पे इसका नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं था, बल्कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था। आजादी के बाद हमने इसका नाम चेंज किया था। ठीक है, तो ये प्रोविजन ब्रिटिशर्स के टाइम से आया, बाद में हमने इसको अपॉइंट कर लिया। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन था या छोटा सा ओवरव्यू था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब अगर हम बात करें यूनियन, तो यहां पे आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि यहां पे आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। यानी हमने ये देख लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयज को भर्ती करती है, ऑफिसर्स को भर्ती करती है, ये हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन इसका नाम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं है? हमने यूनियन ही क्यों बोला, हमने सेंट्रल क्यों नहीं बोला? या पहले भी हम इसको फेडरल क्यों बोलते थे, हम इसको सेंट्रल क्यों नहीं बोलते थे? तो जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, जब हम सेंट्रल की बात करते हैं तो सेंट्रल सिर्फ एक गवर्नमेंट को कंप्राइज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वहीं पे जब हम बात करते हैं यूनियन की, तो यूनियन आपका दो चीजों को कंप्राइज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका सेंटर और स्टेट दोनों के लिए ही बंदों को हायर कर रहा है। ठीक, पर कैसे? जो भी आपके एम्प्लॉयज या जो भी आपके ऑफिसर्स यूपीएससी क्लियर करके सिलेक्ट होंगे, वो होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग होगी वो कहां होगी? स्टेट के अंदर। यानी वो काम किसके लिए करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के लिए करेंगे, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। तो यही वजह है कि हम इसको सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बोलते हैं, बल्कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, क्योंकि ये भले ही रिक्रूट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन जो काम होगा वो होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी आपकी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो। यानी यूपीएससी फ्री है अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग एक्शंस लेने के लिए, और गवर्नमेंट उसके एक्शंस को, उसके काम को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एस्टैब्लिश किसने करा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वहीं पे कुछ आर्टिकल्स हैं आपके, जैसे आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। ये आर्टिकल्स आपके पार्ट 14 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये प्रोवाइड करते हैं डिटेल प्रोविजंस किसके बारे में? यूपीएससी की कंपोजिशन के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, और किस तरीके से उसके जो मेंबर्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा उसके बारे में।
कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स। साथ के साथ उसकी क्या इंडिपेंडेंस होगी, क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे। ठीक है, इन सब के साथ पे कौन डील करता है? आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। ठीक है, तो ये सब कहां मेंशन है? ये सब आपके मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी टोटल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कर रहा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें कंपोजिशन क्या होती है यूपीएससी की, तो अपॉइंटमेंट सबसे पहला आता है। तो यूपीएससी कंसिस्ट करता है चेयरमैन को और बाकी मेंबर्स को। सबको कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे कहीं भी कितने मेंबर्स होने चाहिए उसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है कितने मेंबर्स होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए। ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे। वहीं पे इलेक्शन कमीशन में भी हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए। वहां पे डिस्क्रिशनरी पावर किसकी थी? पार्लियामेंट की थी। ठीक है, यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कितनी इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कितनी नहीं। आमतौर पे या टिपिकली जो कमीशन होता है उसकी स्ट्रेंथ 9 से 11 मेंबर्स की होती है इंक्लूडिंग द चेयरमैन। यानी चेयरमैन को मिला भी दें तो भी 9 से 11 मेंबर्स ही होते हैं। क्लियर? वहीं पे हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, योग्यताएं क्या होती हैं, तो देखिए कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए मेंबरशिप के लिए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होगी तो ही आप मेंबर बनेंगे या ये पर्टिकुलर होगी तो ही आप मेंबर बनेंगे। उसकी कहीं भी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। हालांकि एक शर्त होती है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स जो हैं उन्होंने लगभग कम से कम 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई ना कोई ऑफिस संभाला हो। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मेंबर्स ने या चेयरपर्सन ने कहीं ना कोई ऑफिस अपने कंट्रोल में लिया था संभाला था तो एटलीस्ट उनको पता होगा कि किस तरीके से सिलेक्शंस होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, और एटलीस्ट उनको पता होगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर उनको इस बात की नॉलेज है तो ही वो सिविल सर्विसेज को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर उनको इसकी नॉलेज नहीं है तो सिविल सर्विसेज को हैंडल कर पाना अपने आप में एक मुश्किल टास्क होगा। ठीक है, वहीं पे जो प्रेसिडेंट हैं वो डिटरमाइन करते हैं कंडीशन सर्विस की चेयरमैन के लिए और मेंबर्स के लिए। वहीं पे इलेक्शन कमीशन में क्या था? इलेक्शन कमीशन का खुद का एक्ट था 2023 का जो नया रिसेंटली पास हुआ है जिसके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड होती थी। वहीं पे हम बात करें टेन्योर कि क्या टेन्योर रहेगा? जो मेंबर्स हैं वो लगभग 6 साल के लिए या फिर 65 ऑफ इयर्स एज के लिए ऑफिस को होल्ड करें। यानी 6 साल पूरे होने से पहले अगर वो 65 इयर्स की एज कंट्रोल कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं तब उनको रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर वो 65 इयर्स के ना भी हो लेकिन उनके 6 साल पूरे हो गए तो भी उनको रिटायर कर दिया जाएगा। साथ के साथ वो कभी भी रिजाइन दे सकते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, यानी उनका रेजिग्नेशन किसको सबमिट होगा? प्रेसिडेंट को। वहीं पे मेंबर्स को रिमूव भी किया जा सकता है उनके टर्म्स को पूरा होने से पहले बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन अगेन जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके रिमूव किया सकता है। ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि जब उनका मन हुआ उन्होंने रिमूव कर दिया, नहीं, जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। वहीं पे हम बात करें एक्टिंग चेयरमैन की। देखिए जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी एज एन एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं दो सिचुएशंस में। वो एक्टिंग चेयरमैन बाहर से नहीं होगा बल्कि जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के उन्हीं में से एक होगा। और कब होगा? पहला कि जब चेयरमैन का ऑफिस है वो वैकेंट हो जाए। दूसरा,
अगर चेयरमैन अनेबल हैं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, अब्सेंट होने की वजह से या फिर कोई हेल्थ इशू है या कोई भी अदर रीजन है, तो ऐसे में यूपीएससी को संभालने के लिए किसी ना किसी चेयरमैन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिंग चेयरमैन। और इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट खुद से। जो एक्टिंग चेयरमैन है वो कब तक सर्व करते हैं? जब तक कि नए चेयरमैन अपॉइंट ना हो जाए या फिर जो करंट चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटीज को संभाल ना ले। ठीक है, यानी जो एक बफर आता है, जो गैप आता है, उतने बीच के लिए एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो चीजों को संभाल ले। अब हम बात करें कि इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, किन बेसिस पे किया जा सकता है। तो देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन को या किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकते हैं इन फॉलोइंग कंडीशंस में। सबसे पहला, इंसॉल्वेंसी, यानी कोई भी मेंबर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, यानी उनकी जो लायबिलिटीज थी वो उनके एसेट से ज्यादा हो गई हैं, इसी वजह से अब वो अपनी लायबिलिटीज को कम नहीं कर सकते, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। सेकंड, पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई भी मेंबर या चेयरमैन अपनी ऑफिस की ड्यूटीज के बाहर किसी भी और तरह के पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व थे, खुद का कोई बिजनेस चला रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं और कंपनी चला रहे हैं, तो ऐसे में उनका टर्म पूरा होने से पहले ही उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। या फिर हम बात करें इनफॉर्मिटी, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो मेंबर है वो अनफिट है ड्यू टू इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, किसी भी फिजिकल कॉज की वजह से या मेडिकल कॉज की वजह से, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उन्हें रिमूव कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी मेंबर का मिसबिहेवियर का केस रिपोर्ट होता है प्रेसिडेंट का, तब प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी मिसबिहेवियर में कंपलसरी है, यानी प्रेसिडेंट क्या करेंगे? मैटर को सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे इंक्वायरी के लिए कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर मेंबर है या जो पर्टिकुलर चेयरपर्सन है, इन्होंने कोई ना कोई मिसबिहेवियर किया है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा किसको? सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो कॉज है, जो प्रेसिडेंट ने कॉज बताई है मिसबिहेवियर की, वो वैलिड है, तब क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा कि ठीक है, आप मेंबर को रिमूव कर दीजिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो कॉज है मिसबिहेवियर की वो एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी जो रीजन दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा वो इतना ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है रिमूवल का, तब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि आप रिमूव नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से बाइंडिंग है। ठीक है, वो ओवरराइड नहीं कर सकते। यानी अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप मेंबर को रिमूव नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बोल देंगे नहीं मैं तो रिमूव करूंगा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस माननी पड़ेगी। ठीक है, वहीं हम बात करें सस्पेंशन की, तो जब तक इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तब तक के लिए प्रेसिडेंट चेयरमैन को या मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं जो कि इन्वॉल्व था मिसबिहेवियर में, लेकिन ऑन द टेम्पररी बेसिस। जो फाइनल डिसीजन आएगा वो कब आएगा? जब सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी पूरी कर लेगा और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेगा। तब हमने देखा कि मिसबिहेवियर के केसेस में रिमूव किया सकता है, लेकिन मिसबिहेवियर कैसे पता चलेगा कि मिसबिहेवियर है या नहीं? तो देखिए, मिसबिहेवियर इन फॉलोइंग कंडीशंस पे डिफाइंड होता है। सबसे पहला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेंबर इन्वॉल्व है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के साथ था, तो ऐसे में, या फिर पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट करता है प्रॉफिट में या बेनिफिट में किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से गवर्नमेंट के साथ में या किसी भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के साथ में, तो ऐसे में क्या होगा? वो मिसबिहेव माना जाएगा क्योंकि उनको अलाउड नहीं होता है, उनको रिमूव किया सकता है। वहीं पे अब हम बात करें क्या क्या फंक्शंस होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। सबसे पहला है एग्जामिनेशंस। यूपीएससी कंडक्ट करता है एग्जामिनेशंस को ताकि ऑल इंडिया सर्विसेज पे पर्सन्स को अपॉइंट कर सके, सेंट्रल सर्विसेज के लिए अपॉइंट कर सके या पब्लिक सर्विसेज के लिए अपॉइंट कर सके सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज में। वहीं पे हम बात करें स्टेट असिस्टेंस की, असिस्ट करता है स्टेट्स को फ्रेमिंग करने में और जॉइंट रिक्रूटमेंट स्कीम्स को चलाने में, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करती हैं तब। वहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट की नीड्स हैं उनको भी सर्व करते हैं ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर
और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया है तो, ठीक है। वहीं पे हम बात करें पर्सनल मैनेजमेंट की, तो कंसल्ट करते हैं मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर फॉर सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। डिटरमाइन करते हैं सुटेबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स। हैंडल करते हैं डिसिप्लिनरी मैटर्स को इंक्लूडिंग सेंसर्स, विथ होल्डिंग, इंक्रीमेंट्स और प्रमोशन, लॉस की रिकवरी के लिए, डिमोशन के लिए, कंपल्सरी रिटायरमेंट देने के लिए, रिमूवल के लिए या फिर सर्विस से डिसमिसल करने के लिए। वहीं पे जो क्लेम्स है रिइंबर्समेंट के लिए, जो लीगल एक्सपेंसेस हैं या पेंशन है या इंजरीज हुई हैं सर्विस के दौरान, उसके लिए। वहीं पे एडवाइस करते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए 1 ईयर से ज्यादा जो टेम्परेरी बेसिस पे किए जाते हैं, रेगुलेट करना, सर्विस को एक्सटेंड करना या फिर किसी भी सिविल सर्वेंट के जो रिटायर्ड हो चुका है उसके रीएम्प्लॉयमेंट के लिए, और किसी भी पर्सनल मैनेजमेंट मैटर्स पे कंसल्टेट कर सकता है यूपीएससी इन टर्म्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। वहीं पे हम बात करें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की, तो अगर गवर्नमेंट ने यूपीएससी से कंसल्ट नहीं किया है, ठीक है, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, तो ऐसा नहीं कि डिसीजन इनवैलिडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये एडवाइसेबल है कि गवर्नमेंट को कंसल्ट करना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। सेकंड, जो यूपीएससी के द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका कोई भी राइट कंफर्म नहीं होता है पोस्ट पे, और जो गवर्नमेंट है वो ही उन्हें वो पोस्ट देती है फेयरली और आर्बिट्रीज के बिना, ठीक है। वहीं पे हम बात करें एक्सटेंडेड फंक्शंस की, पार्लियामेंट जो है इन फंक्शंस के द्वारा एडिशनल फंक्शंस भी यूपीएससी पे लगा सकता है। यूपीएससी की जो जुरिस्डिक्शन है उसको किसी भी और टेरिटरी, कॉर्पोरेट बॉडी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे लागू कर सकता है। वहीं हम बात करें एनुअल रिपोर्ट्स की, यूपीएससी प्रेजेंट करता है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, जो कि पार्लियामेंट के सामने उस रिपोर्ट को रखते हैं और कमीशन की एडवाइसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे कौन से मेमोरेंडम्स थे जहां पे कमीशन के एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया और क्या रीजंस थे कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो नॉन एक्सेप्टेंस है एडवाइस का उसको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट अप्रूव करेगी। इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो हैं वो यूपीएससी की एडवाइस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट ही इस पे फैसला ले सकती है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें इंडिपेंडेंस की, सबसे पहला आता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो चेयरमैन है और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी हैं उनको से प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे, यानी मनमाने तरीके से उनको रिमूव नहीं किया सकता, यानी टेन्योर सिक्योरिटी रहती है। फिर आता है कंडीशन ऑफ सर्विसेज, जो प्रेसिडेंट है वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या सर्विस कंडीशंस रहेंगी और उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। वहीं पे हम बात करें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो जो सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलते हैं या जो पेंशन मिलती है वो सभी कंस्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है, यानी पार्लियामेंट में वोटिंग इस पे नहीं हो सकती और उनके एक्सपेंसेस को कम नहीं किया सकता। वहीं पे हम बात करें पोस्ट टेन्योर रेस्ट्रिक्शंस, जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो बाकी रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स में नहीं सिलेक्ट हो सकते, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि कोई भी अगर यूपीएससी का चेयरमैन है रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नमेंट के अंदर कोई और पोजीशन हेल्ड नहीं कर सकता। वहीं पे जो यूपीएससी के मेंबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं, इसके सिवा वो कोई और गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ले सकते। वहीं पे हम बात करें टर्म लिमिट की, तो अपना फर्स्ट टर्म करने के बाद कोई भी चेयरमैन या मेंबर दोबारा से सेकंड टर्म के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकता। याद रखिएगा ये सारी रेस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंट की लगाई हुई हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वहीं पे हम बात करें रिजर्वेशन क्लेम्स की, एससी एंड एसटीज की, यूपीएससी जो है वो कंसल्टेट नहीं होता है रिजर्वेशन क्लेम्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में। वहीं पे हम बात करें स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट्स की, जो सिलेक्शन है चेयरमैनशिप का और मेंबर्स ऑफ कमीशन का हाईएस्ट डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए या फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विसेज के लिए, उसमें यूपीएससी का जुरिस्डिक्शन काम नहीं करता है, यूपीएससी उसमें एडमिसिबल नहीं है। वहीं पे हम बात करें टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स की,
यूपीएससी जो है वो टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स के लिए काम नहीं करेगा अगर वो अपॉइंटमेंट 1 साल से कम के लिए किया गया है। वहीं पे हम बात करें प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी की। प्रेसिडेंट जो है वो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट को, सर्विसेज को या मैटर्स को यूपीएससी के परव्यू से हटा सकते हैं, लेकिन जो रेगुलेशंस हैं इसके रिगार्डिंग वो पार्लियामेंट को देनी होंगी 14 दिन पहले, और पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है या रिपील कर सकता है इन प्रोविजंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूपीएससी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे एसपीएससी की, या फिर कहें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो यूपीएससी जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करता है, ठीक है, हर स्टेट के पास इंडिया में उसका खुद का स्टेट लेवल सर्विस कमीशन भी है, जिसे हम एसपीएससी के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 315 से 323 जो है पार्ट 14 के, वो ही सेम आर्टिकल्स गवर्न करते हैं एसपीएससी को भी इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, मेंबर्स का रिमूवल, पावर, फंक्शंस और इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब हम बात करें अपॉइंटमेंट को लेके। तो देखिए, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कंपोज करता है चेयरमैन को और बाकी मेंबर्स को, जिसको गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाई नहीं करता है नंबर ऑफ मेंबर्स को, और ये गवर्नर्स के डिस्क्रिप्शन पे रहता है। यानी यूपीएससी में ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे रहता है और एसपीएससी में गवर्नर्स के डिस्क्रिप्शन पे रहता है। लेकिन वही शर्त है कि लगभग हाफ ऑफ द मेंबर्स ने लगभग 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई ना कोई ऑफिस संभाला। अब हम बात करें क्वालिफिकेशंस क्या है। कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है मेंबरशिप के लिए, हालांकि जो टेन्योर रिक्वायरमेंट है उसके सिवा गवर्नर जो है वो कंडीशन ऑफ सर्विसेज डिसाइड करते हैं चेयरमैन के लिए और मेंबर ऑफ कमीशंस के लिए। टेन्योर की हम बात करें, जो चेयरमैन है या मेंबर है वो सर्व करते हैं 6 साल के लिए या फिर 62 एज के लिए। वहीं पे हम बात करें आपके यूपीएससी के लिए तो एज 65 थी, यहाँ पे एज 62 है। ठीक है, जो भी पहले आ जाए। वहीं पे जो मेंबर्स हैं वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन सबमिट करके, किसको, गवर्नर को। वहीं पे हम बात करें एक्टिंग चेयरमैन की। जो गवर्नर है वो किसी को भी एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं फ्रॉम दी मेंबर्स, 2 कंडीशंस में। अगर चेयरमैन की पोजीशन खाली हो या फिर चेयरमैन अनेबल हो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए ड्यू टू एब्सेंस और बाकी रीजन। जो एक्टिंग चेयरमैन है वो सर्व करते हैं जब तक कि नए चेयरमैन अपॉइंट ना हो जाए या फिर जो करंट चेयरमैन है वो अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम ना कर ले। वहीं हम बात करें अथॉरिटी की। हालांकि इनको अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन इनको रिमूव सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। और रिमूवल की क्या ग्राउंड्स है? देखिए, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए, अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में है अपने ऑफिस के बाहर किसी भी तरीके के, या फिर वो अनफिट डिक्लेयर हो जाए ड्यू टू इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। वहीं हम बात करें मिसबिहेवियर की। एडिशनली जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी मिसबिहेवियर के केस में रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नेसेसरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जो कॉज है रिमूवल की वो सही है, तब रिमूव किया जा सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट मना कर दे तो रिमूव नहीं किया सकता, और प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस से। वही मिसबिहेवियर कब डिफाइंड होता है? अगर वो इन्वॉल्व है किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट में, कॉन्ट्रैक्ट्स के और एग्रीमेंट्स के गवर्नमेंट के साथ में, या फिर उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज के बाहर कोई भी बेनिफिटिंग स्कोप है, तब उनको मिसबिहेवियर कंसीडर किया जाए। वहीं पे हम बात करें सस्पेंशन एंड इंक्वायरी की। जब तक सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है, जो गवर्नर है वो सस्पेंड कर सकते हैं चेयरमैन को या मेंबर को। जो फाइनल रिमूवल ऑर्डर है वो प्रेसिडेंट के पास ही रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट नहीं मिल जाती। ठीक है, और अगर वही बात, अगर रिपोर्ट में कहा गया कि रिमूवल ग्राउंड सही है तो रिमूव कर दिया जाएगा, रिपोर्ट में कहा गया कि रिमूवल ग्राउंड सही नहीं है तो रिमूव नहीं किया जाएगा। फंक्शंस की बात करें, एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं स्टेट सर्विसेज के अपॉइंटमेंट्स के लिए। पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें, कंसल्ट करते हैं रिक्रूटमेंट मेथड्स पे, अपॉइंटमेंट्स पे, प्रमोशन पे या ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट के लिए।
डिटरमाइन करते हैं कैंडिडेट्स की सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स, हैंडल करते हैं डिसिप्लिनरी मैटर्स इंक्लूडिंग सेंसर, विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस, लॉस रिकवरी, डिमोशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज। जो क्लेम्स है रिइंबर्समेंट के लिए लीगल एक्सपेंसेस के, पेंशंस के या इंजरीज के जो कि सर्विस के दौरान हुए हैं उसको एड्रेस करना, या फिर किसी भी प्रकार के पर्सनल मैनेजमेंट मैटर पे एडवाइस देना, ये सब एसपीएससी के काम होते हैं। वही हम बात करें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की, तो अगर एसपीएससी से स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट नहीं करती है तो फेलियर नहीं माना जाएगा डिसीजन को। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। वहीं पे अगर एसपीएससी ने किसी को सिलेक्ट किया है तो जरूरी नहीं है कि उस पर्सन का जो राइट है वो पोस्ट पे कंफर्म हो गया है। ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि स्टेट फेयरली और आर्बिट्रीनेस के साथ ही चीजें सौंपेगी। वहीं पे हम बात करें एक्सटेंडेड फंक्शंस की, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एडिशनल फंक्शंस दे सकता है रिलेटेड टू सर्विसेज और एक्सटेंड एसपीएससी जुरिसडिक्शन टू द लोकल अथॉरिटीज, कॉर्पोरेट बॉडीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। वहीं हम बात करें एनुअल रिपोर्ट्स की, एसपीएससी प्रेजेंट करता है एनुअल रिपोर्ट स्टेट गवर्नर को, जो कि इसको स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं। और अगर कोई भी ऐसा केस है जहां पे कमीशन की एडवाइस नहीं मानी गई है तो उसका रीजन भी मेंशन किया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है। वहीं हम बात करें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की, चेयरमैन और मेंबर ऑफ एससीएससी जो है वो रिमूव किया सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड्स, जो कि उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को एंश्योर करते हैं। सर्विस कंडीशंस की हम बात करें, गवर्नर डिसाइड करते हैं कि सर्विस कंडीशंस क्या रहेंगी और अपॉइंटमेंट के बाद वो चेंज नहीं की जा सकती। वहीं पे हम बात करें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की, जो सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशंस हैं चेयरमैन के मेंबर्स की, वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होती हैं, यानी वो स्टेट लेजिस्लेचर में वोटिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। वहीं पे हम बात करें पोस्ट टेन्योर अपॉइंटमेंट, चेयरमैन जो है वो किसी भी अदर यूपीएससी या एसपीएससी के पोजीशन में अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। वहीं पे हम बात करें कैरियर ऑप्शंस की, तो जो मेंबर्स हैं एसपीएससी के वो सिर्फ चेयरमैनशिप के लिए अपॉइंट किए सकते हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए अपॉइंट नहीं किए जा सकते। किसी भी मेंबर्स ने अगर अपना फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर लिया है तो वो सेकंड टर्म के लिए रिक्रूट नहीं होंगे। वहीं पे हम बात करें तो कुछ मैटर्स में एसपीएससी के पास पावर नहीं होती, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन बनाने के लिए या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन देने के लिए, ये सब स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। वहीं हम बात करें गवर्नमेंट अथॉरिटी की, तो सेम अथॉरिटी है जैसे प्रेसिडेंट की थी कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट या सर्विस या मैटर्स को एसपीएससी से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो रेगुलेशंस हैं वो 14 डेज बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाएंगी और स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपने अकॉर्डिंग उस पे एक्शन ले सकता है, बढ़ा भी सकता है, चेंज भी कर सकता है। वहीं हम बात करें ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की एस्टेब्लिशमेंट की, तो जब दो और दो से ज्यादा स्टेट जो है पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जेपीएससी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करता है, पार्लियामेंट एक्ट के तहत कोई भी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश कराती हैं तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। चेयरमैन और मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ऑफिस को 6 साल के टेन्योर के लिए या फिर 62 इयर्स ऑफ एज के लिए हेल्ड किया सकता है। सस्पेंड, रिमूव या रिजाइन जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट को ही एड्रेस किया जा सकता है। कंपोजिशन एंड कंडीशंस की बात करें तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कंपोजिशन और सर्विस कंडीशंस क्या होंगी। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो हर स्टेट के गवर्नर को सौंपी जाती है और रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर के सामने गवर्नर्स उन रिपोर्ट्स को रखते हैं। फंक्शंस क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के या फिर कहें स्टेट गवर्नर की रिक्वेस्ट पे जो आपका यूपीएससी है वो असिस्ट कर सकता है, वहीं पे जो प्रेसिडेंट का अप्रूवल है वो उसके रिगार्डिंग लेना अनिवार्य है, ये नेसेसरी। हिस्टोरिकल कंसेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और 1935 के तहत सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रोविंसेस में सबसे पहले रिक्रूटमेंट लाया गया था और उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए जॉइंट कमीशन एस्टेब्लिश किए गए थे इन्हीं 2 एक्ट के द्वारा। अब हम बात करें हमारे लास्ट टॉपिक की, द फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया की, तो देखिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल 280 के तहत स्टैब्लिश की गई है
क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। हर 5 साल बाद इसको अपॉइंट किया जाता है ऑन द प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन, और ये गवर्निंग प्रिंसिपल्स को रिकमेंड करती है टैक्स रेवेन्यूज को बांटने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। और साथ में इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये इंश्योर करना कि जो फिजिकल फेडरलिज्म है, जो फिजिकल पावर्स डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो सही से रहें। साथ में जो स्टेट को रेवेन्यू मिल रहा है या ग्रांट्स इन एड मिल रहा है वो फेयरली दिया जाए। हालांकि जो इनकी रिकमेंडेशंस हैं वो बैलेंस डेवलपमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होती हैं। वहीं पे हम बात करें कंपोजिशन की, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, या तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट जज के अकॉर्डिंग, या फिर गवर्नमेंट फाइनेंस या अकाउंट्स में एक्सपर्ट हो, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल मैटर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, टेन्योर जो है वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, और इसमें रीअपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी मिलती है। क्वालिफिकेशन सिलेक्शंस की बात करें, प्रेसिडेंट खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होंगी मेंबर्स की। चेयरमैन जो है पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मेंबर जो है वो स्पेसिफिक एक्सपर्टीज पे रिक्रूट होते हैं, जैसे कि लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए, फाइनेंशियल या अकाउंटिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की। फंक्शंस क्या है कि जो टैक्स प्रोसीड का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, उस पर रिकमेंडेशन देना। जो ग्रांट्स इन एड्स दिए जाते हैं उसके क्या गवर्निंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए उसके बारे में बताना। लोकल गवर्नेंस फंडिंग कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बताना, और बाकी मैटर्स जो कि प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी दे सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें तो देखिए प्रीवियसली रिकमेंडेशंस जो थी स्पेशली ग्रांट्स वो असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को दी जाती थी इन शेयर ऑफ देयर एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस। जो रिपोर्ट्स हैं वो ही सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट्स को देते हैं किसको, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, और साथ के साथ बताते हैं कि इस पे क्या एक्शंस उन्होंने लिए। एडवाइजरी नेचर है, यानी जो फाइनेंशियल कमीशन की एडवाइसेस हैं वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसको लागू करे या नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंडेट नहीं करता है गवर्नमेंट को कि वो कमीशन की रिकमेंडेशंस को माने, यानी पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो आप कह सकते हैं फ्री है इन रिकमेंडेशंस को मानने के लिए। रोल क्या है फाइनेंशियल कमीशन का, इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया था ताकि फिजिकल फेडरलिज्म को बैलेंस किया जा सके। और प्लानिंग कमीशन को जब हमने 2015 में रिप्लेस किया था नीति आयोग से, तो उसके द्वारा जो चैलेंजेस आए हैं उनको एड्रेस किया जा सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट बॉडीज के पार्ट 1 को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।